देखिए 21वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज काउंट करने आने चाहिए। मैं आपको एक त्रिभुज बता देता हूँ पहले। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसे जैसे ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक पहले था, एक ये और एक ये। इसे काउंट ऐसे करते हैं, 2 और 1 3। इसी प्रकार जब ये त्रिभुज तीन पार्ट में डिवाइड होगा तो देखिए एक ये पहले दिया हुआ है, एक दो, तीन पार्ट में डिवाइड है, एक दो तीन, दो और एक तीन, तीन छह, यानी यहाँ छह त्रिभुज हैं। कैसे? एक दो तीन, एक जो पूरा वाला रहा चार, एक ये पांच, और एक जो ये है दो, और तीन से मिलकर बनता है, यानी यहाँ छह त्रिभुज है। इसी प्रकार इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सेम ये एक त्रिभुज है जिसे ये दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक त्रिभुज इस साइड बना हुआ है और एक त्रिभुज इस साइड बना हो, यानी तीन यहाँ से, तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, यानी नौ त्रिभुज आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नौ। एक पूरा त्रिभुज जो आपका बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ए, ये बी है, सी, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसी पर जब ये ए बी सी त्रिभुज को ए से डिवाइड करते हैं तो एक इस तरफ का पोर्शन और एक इस तरफ का पोर्शन, ये दो त्रिभुज बनाएगा। इसी प्रकार जब हम इसे बी से डिवाइड करते हैं तो एक इस साइड का पोर्शन, एक इस साइड का पोर्शन, ये भी दो बनाएगा। और इसी प्रकार जब जिस सी से लंब डालते हैं तो एक इस साइड का पोर्शन और एक इस साइड का पोर्शन, ये भी दो त्रिभुज बनाएगा। यानी इस प्रकार यहाँ 9 और 1 10 और 6 16, 16 हमारा राइट आंसर होगा। हम आगे चलते हैं। 22वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में करता है, और सी की मदद से कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लिया जाते हैं। या जब सी आता है तो तीनों कार्य होते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है। चलिए देखिए, ए की बात कर लेते हैं कि यहाँ दिया गया है ए 30 दिन में कार्य को करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, और सी की मदद से ए, बी और सी जब तीनों आते हैं तो उसी कार्य को ये 10 दिन में करते हैं। देखिए इसकी सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जिससे वह कम से कम नंबर जिससे इसका 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 और तीनों का भाग चले जाए, तो ऐसी संख्या होगी 120। देखिए 60 में 30 का तो चले जाएगा लेकिन 40 का नहीं जाएगा, 10 का चला जाएगा, ठीक है। तो ये 120 आएगा। ये कैसे आएगा मैं बता दूंगा आपको। जब 30 से डिवाइड करेंगे, देखिए एक ए का एक दिन का कार्य 30 है और पूरा काम 120 है, यानी ये 4 दिन में पूरा काम कर लेगा। इसको निकालने के लिए 30 को 120 से डिवाइड कर देते हैं। बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ठीक है, और पूरा काम, टोटल काम 120, यानी वो एक दिन में 4 तिया 12 कार्य करता है, और तीनों मिलकर पूरे कार्य को 10 दिनों में करते हैं, और टोटल काम 120 है, यानी एक दिन में ये 12 काम करेंगे। देखिए ए का कार्य निकल आया 4, बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी ए का 4, बी का 3, और तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ये हो गए 4 3 7 5 12, यानी सी एक दिन में 5 कार्य करता है। अब आपसे पूछा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये टोटल काम 120 है, सी एक दिन में 5 काम करता है, तो वो कुल 24 दिन में सी कार्य को पूरा करेगा। 24 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स और वाई की आमदनी 5:4 के अनुपात में है, उनके खर्च का अनुपात 9:7 है। यदि दोनों महीने के आखिर में 1000 रुपए की बचत करते हैं तो एक्स की आमदनी क्या है। देखिए इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च यानी बचत प्लस खर्च बराबर आपकी इनकम होती है। इनमें से दो आप कोई भी दिए रहते हैं, एक आपको निकालना होता है। मान लीजिए आपको सेविंग दी हुई है तो एक्सपेंडिचर को हम इस तरफ ले आएंगे, वो माइनस में हो जाएगा, और सेविंग हम निकाल लेंगे। या आपको सेविंग दी हुई है तो सेविंग इस तरफ ले आएंगे, एक्सपेंडिचर अपन निकाल लेंगे। इधर पे देख लेते, बात कर लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का अनुपात 5
4 दिया है, हम मान लेते हैं 5A और 4A, यहाँ इनकी अ, आमदनी का अनुपात यानी ये इनकम है 5A 4A। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनके खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात दिया गया है 9:7। हमने बोला एक्सपेंडिचर को अपन इस साइड ले आएंगे, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर ये दोनों अनुपात है इसलिए अपन इस तरफ लिखेंगे। एक्सपेंडिचर आपको उसकी कीमत दी हुई है इसलिए उसे हम घटा देंगे। दोनों में 1,000 रुपए खर्च करते हैं और 9:7 के अनुपात में बचत करते हैं, तो हमें उसकी आमदनी बतानी है एक्स की, यानी आपसे 5A की वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7×35A माइनस 7,000 माइनस 9 का गुणा नीचे होगा, 9×4 = 36A माइनस 9,000, यहाँ सॉरी इज इक्वल टू है। ठीक है, 36A को 35A उस तरफ ले जाएंगे यानी सिर्फ A बचेगा, और जब 9,000 इस तरफ आएगा तो ये माइनस चिन्ह है, प्लस में हो जाएगा, और बड़ी संख्या है इसलिए बड़ी संख्या के सामने प्लस है और ये माइनस में है इसलिए ये घट जाएगा। A की वैल्यू जो आएगी वो 2,000 आएगी। ये A की वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं, तो 5 दूनी 10, 10,000 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी के घरों को खालिस्तान का उपयोग करके बनाया गया था। सिंधु घाटी की बात कर लेते हैं तो आपने सुनी होगी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के साथ साथ यह नगरीय कांस्ययुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन यानी वहां पर कांस्य तथा तांबे की कभी खोज की जा चुकी थी। नगरीय सभ्यता थी इसलिए यहाँ नगरीय सभ्यता देखिए इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर जो घर मकान थे ईंटों के बने हुए थे, यानी ईंट हमारा राइट आंसर होगा। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर पर जो सभ्यता दिखाई गई है वो सिंधु सभ्यता है, और इसी प्रकार ईंटों के खंडर वहां से जमीन के अंदर से निकले हैं। सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली एक सभ्यता थी। 13,000 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर में फैली सभ्यता थी, जो कि पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेके भारत के कई हिस्सों तक फैली हुई थी। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से जो नीचे ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये बताना चाहूंगा। इसके लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा भारत है। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। माफी चाहूंगा, बहुत अच्छे मेरी ड्राइंग है नहीं। देखिए, ये हो गया हमारा भारत, और कुछ इस प्रकार पाकिस्तान है। यहाँ एक कोने से लेकर यहाँ जम्मू, यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ यूपी के, इस प्रकार 13,000 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। आपसे पूछता है इसका जो नॉर्थ बिंदु है, यहाँ पर एक जगह है मादा, ये श्रीनगर में पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जिला पड़ता है मेरठ। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का एक स्थल पाया गया जिसका नाम है सॉरी आलमगीरपुर। इसी प्रकार नीचे महाराष्ट्र में एक जगह मिली है दाइमाबाग, और यहाँ पर बलूचिस्तान में मिला है सुतके गेंडोर, सुत का गेंडोर। ये आप चारों जगह याद रखेंगे, ये बलूचिस्तान में है, ये श्रीनगर में है, ये महाराष्ट्र में है, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। यही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ नीचे दिया हुआ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार हमारे एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, रेने लेनेक, जो कि हमारा राइट आंसर है। इन्होंने 1816 में इसका आविष्कार किया था। बस इतना ही आपको जानना है। ये देखिए फ्रांस के साइंटिस्ट हैं,
1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने लेनिक, और जो इन्होंने पहले स्टेथोस्कोप बनाया था वो लकड़ी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हो, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त श्रृंखला संख्या को चयनित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको बताना है किस कोड का यूज करके ये श्रृंखला चल रही है और यहाँ पे उस कोड के हिसाब से क्या वर्ड आएगा। देखिए, जब संख्या बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेज इंक्रीज हो रही हो तो हम मल्टीप्लाई होने के चांस होते हैं, और बहुत तेजी से घट रही हैं यानी डिवाइड होने के चांस होते हैं। जब यहाँ बहुत ही माइनर गैप होता है तो प्लस या माइनस होता है। अब देखिए, जब 47 को 44 लाने के लिए यानी माइनस किया गया है, क्या माइनस करेंगे, -3 करेंगे तो 44 आएगा। चलिए नेक्स्ट के बाद चलते हैं। 44 से 40 लाने के लिए, 44 से 40 लाने के लिए यानी यहाँ -4 किया गया है। इसी प्रकार 40 से 37 यानी -3 किया गया है। अब देखिए -3, -4, -3 चल रहा है, यानी इसी प्रकार हम आगे भी चल के देख सकते हैं और -4 करके देखते हैं। तो 37 से अपन -4 करेंगे यानी 33 आएगा, और 33 से फिर -3 करेंगे यानी 30 आएगा। यानी नेक्स्ट जब डिजिट मिल रही है यानी ये 33 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सम्मिलित होता है यानी सहायक होता है। देखिए, यहाँ पर विटामिन की बात कर लेते हैं तो विटामिन के जो है इसे फ्लोक्विनोन कहते हैं, और ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फ्लो के जो विटामिन के है ये यकृत में संश्लेषित होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन बनाता है जो कि रक्त बिंबाणु के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाते हैं। रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाते हैं। अब देखिए, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, डी को कहते हैं कैल्सीफेनॉल, और सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर विटामिन ए की बात कर लेते हैं, ये इसे रेटिनॉल कहते हैं, बी को थायमिन कहते हैं, B1 को, B2 की बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 की बात कर लेते हैं तो इसका नाम ये ना याद रखकर नियासिन याद रखिए, एग्जाम में यही ही नाम ज्यादा पूछा जाता है। विटामिन B5 की बात कर लेते हैं तो पेंटाथेनिक कहा जाता है। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, और एग्जाम में ये विटामिन H के नाम से भी आता है। विटामिन B12 की बात कर लेते हैं, साइनो कोबालमिन कहते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो ये विटामिन B12 होता है। विटामिन सी की बात कर लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और विटामिन के को फ्लोक्विनोन कहते हैं। अब विटामिन की खोज की बात कर लेते हैं। 1912 में हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी, और 1921 में इसके लिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और विटामिन का नाम पंक ने दिया था। ठीक है, विटामिन को जो नामकरण है वो फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में के बीच 14 सेंटीमीटर का अंतर है तथा इसका क्षेत्रफल 95 वर्ग सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं लंबाई x है और चौड़ाई y है। लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं y, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर दिया है 14, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, वो दिया है आपको 95। ठीक है, अब ऑप्शन से करने की बात कर लेते हैं तो देखिए, 14 का अंतर किन में है, 19 और 5 में होता है 14 का अंतर, और 19 पंजे होता है 95 यानी, और आपसे पूछिए चौड़ाई, और चौड़ाई है कम, इसलिए 5 5 हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम हो सकता नहीं है, फिर भी हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन में करके बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर आ गया है 14, और x इंटू वाई यानी क्षेत्रफल दिया है 95। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई
का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कैसे याद रखना है। 4xy जो चिन्ह इक्वल टू की इस तरफ होता है वही चिन्ह इधर आता है, यानी जब x माइनस वाई इधर होगा तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर है प्लस इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस। चलिए x प्लस y की हमें वैल्यू लगा निकालनी है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई बराबर है 14, यानी ये होगा 196 उसका वर्ग प्लस 95 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 और 5 चौके 20 यानी 380 380 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल आई 1 3 और 1 4 और 1 5 576। ये वर्ग है, दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी, ये 24 का वर्ग होता है 24। ठीक है, अब आपसे पूछी गई है चौड़ाई इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इक्वेशन पहली और इक्वेशन सेकंड का यूज करके हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर दिया है 24। देखिए किसी भी इक्वेशन या ऊपर वाली या नीचे वाली का हम चिन्ह चेंज करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए y की वैल्यू चाहिए, हम ऊपर वाली इक्वेशन का चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। माइनस 14 में से 24 गया, ये बचा 10 और ये हो जाएगा 2y और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू जो आएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए आपसे पहली महिला पूछा है, ना कि पहली भारतीय महिला। पहली महिला की बात कर लेते हैं तो ये जुंको तेवई, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और बछेंद्री पाल जो है वो पहले भारतीय थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। डिटेल की बात कर लेते हैं तो देखिए जुंको तेवई 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और साथ ही साथ इन्होंने सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी थी। और संतोष यादव की बात कर लेते हैं तो ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। बछेंद्री पाल की बात कर लेते हैं, 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था और ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अरुणिमा सिन्हा की बात कर अरुणिमा सिन्हा की बात कर लेते हैं, मोस्ट आईएमपी है यहाँ आपके लिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली यह पहली भारतीय दिव्यांग थी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है यूरिक अम्ल मौजूद होता है निम्न में से किसमें यूरिक अम्ल मौजूद मौजूद होता है? देखिए सेब की बात कर लेते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके लिए। इस पर मैलिक अम्ल पाया जाता है। और दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं मूत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा डिटेल में और भी चीजें बता देते हैं। देखिए यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजन से युक्त होता है। और इसमें इसका अणु सूत्र है, ये याद रखेंगे आप, C5H4N4O3 इसका अणु सूत्र होता है। और अन्य अम्लों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप सभी याद रखेंगे। देखिए सेब की बात कर लेते हैं तो मैलिक एसिड, सिरके की बात कर लेते हैं इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। अंगूर और इमली में यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जैसे संतरा नींबू। और दूध दही की बात कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। सोडा वाटर जो अपन पीते हैं जैसे 7 अप, मेरेंडा, कोको कोला, इस पे कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू बिच्छू जो चींटियां पे काटती हैं डंक मार देती हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इसी प्रकार मूत्र हमारा जो कि आंसर है यूरिक एसिड, इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये निम्नलिखित में से क्या एलर्जी का कारण होता है? एलर्जी की बात कर लेते हैं तो यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के कारण होती है। देखिए हमारे शरीर में जो भी तत्व होते हैं, चीजें होती हैं जो हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम
उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन चीज़ों से हमें एलर्जी हो जाती है। ये मोस्टली डस्ट के कारण होती है, परंतु इसके अलावा हमें फूलों, सब्जी, सेंट वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। सर्वाधिक एलर्जी सेंट और जो इत्र वगैरह होते हैं उनसे और डस्ट से होती है। अब इसके रोग की बात कर लेते हैं, तो एलर्जी से होने वाला सबसे प्रमुख रोग है दमा। देखिए दमा में क्या होता है कि जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं, मतलब जो हमारा वायु मार्ग होता है, वायु मार्ग ये संकीर्ण हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, मतलब सूज जाता है, जिससे जो हमारी सांस हवा जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, और इसमें बलगम वगैरह हो जाता है, बलगम, ठीक है, कफ वगैरह जमता है, जिस कारण है ना सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो दमा हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो हैजा और टेटनेस है ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, और जो डेंगू है ये वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है। इसके जीवाणु की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हैजा है इसे कालरा भी कहते हैं, कालरा। तो इस कालरा से आप याद रखेंगे कि विब्रियो कालेरी इसका जीवाणु होता है, और इसी प्रकार टेटनेस के जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रेडियम टेटानी। और जो डेंगू है इसका वायरस होता है, तो इसी से बना हुआ है। डेंगू से इनने ले लिया है डेन, और वायरस का वी, तो डेन 1, 2, 3, 4 ये डेंगू के वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वें की बात कर लेते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक दो उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए कथन जो है इसमें आपको कथन पढ़ना है, और इसके अनुसार जो निष्कर्ष हैं वो बताने हैं कि निष्कर्ष 1 सेकंड अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। कथन पढ़ लेते हैं। भारत ने लोगों को शिक्षा देने वाले कई संगठनों को वित्त पोषण शुरू कर दिया है। वित्त पोषण से मतलब होता है कि उन्हें मतलब धन वगैरह देने लगे हैं, ठीक है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है सिर्फ अनुदान शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। देखिए निष्कर्ष पहले की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष पहले में लिखा है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार हो जाएगा। यहाँ जो निष्कर्ष पहला है वो एक अजम्पशन है। गुणवत्ता में सुधार होगा, जल्द ही सुधार होगा, होगा या नहीं होगा ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है। तो जो अजम्पशन होते हैं वो कभी भी निष्कर्ष में सही नहीं होते, इसलिए पहला कथन गलत होगा। आप समझ रहे हैं कि जो अजम्पशन है वो हम नहीं बोल सकते, सुधार होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए पहला गलत होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। तो यहाँ बोला है सिर्फ अनुदान शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो देखिए मदद कर सकता है ये सही बात है, लेकिन सिर्फ की बात होगा, यानी जब ओनली बात ये आती है कि ओनली धन, क्या सिर्फ मतलब धन दे करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया को सुधार जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए निष्कर्ष दूसरा भी गलत होगा। इधर पर और भी फैक्ट्स होते हैं, शिक्षा की आप क्वालिटी कैसे दे रहे हैं, और शिक्षा के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं है, ठीक है, कई फैक्टरों पर डिपेंड करता है। इसलिए आप सेकंड भी गलत होगा, इसलिए आपके दोनों ही गलत होंगे। तो निष्कर्ष चौथा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ 33वें क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ एक वर्ड दिया गया है कंप्राइज। कंप्राइज में जो अक्षर हैं COMPRISE, इनसे कौन सा निम्न में से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये हमें बताना है। देखिए कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन गलत कहाँ होता है, कभी यहाँ पे पूछा जाता है बनाया जा सकता है, कभी पूछता है इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया सकता है। अब इधर हमें बनाया जा सकता पूछा है, तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड इसमें उपस्थित वर्णों से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर P, जो कि P मौजूद है, R मौजूद है,
आई भी मौजूद है, एम भी मौजूद है और ई भी दिए गए वर्ड में मौजूद है, यानी कि प्राइम बनाया जा सकता है। ये हमारा राइट आंसर है। हम बिना आगे देखे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इधर मिला लेते हैं। देखिए एम मौजूद है, हम देख सकते हैं। ओ भी दिया है, आर भी है, ए यहाँ देखिए ए नहीं है और एल भी नहीं है, यानी मोरल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मोरल गलत होगा। इसी प्रकार प्राइज में जेड देख लीजिए, जेड नहीं है इसलिए प्राइज नहीं बनाया जा सकता, और प्राइड में डी नहीं है इसलिए प्राइड भी नहीं बनाया जा सकता। प्राइम आपका राइट आंसर है, आप उसे लगाकर आगे बढ़ेंगे। 34वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत द्वारा विकसित पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब आपसे पूछा गया है भारत द्वारा विकसित, तो भारत द्वारा विकसित हम बता दें आपको कि अस्त्र जो मिसाइल है ये भारत में DRDO के द्वारा विकसित पहली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल है। और मान लीजिए आपको उनने कभी ये नहीं पढ़ा है तो आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे अस्त्र होता है, अस्त्र अस्त्र क्या होता है? फेंक कर चलाया जाता है। जिन भी शस्त्रों अस्त्रों को अपन फेंक कर चलाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, और जो शस्त्र होते हैं जिन्हें हाथ पर लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, तलवार एक शस्त्र है, ठीक है। और अब यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मात्र मैजिक। तो ये जो है मात्र मैजिक, इसे फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। ये फ्रांस द्वारा विकसित है, ठीक है। और स्काई फ्लैश की बात कर लेते हैं तो ये यूके द्वारा विकसित है, और AAM की बात कर लेते हैं तो ये जापान की मिसाइल है, ठीक है। बात DRDO की कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देते हैं कि जो DRDO है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसके CEO की बात कर लेते हैं, या चेयरमैन भी है ये, चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 35वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए को याद है कि उसका जन्मदिन 19 जनवरी से पहले आता है, ए की माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 17 जनवरी के बाद आता है। जनवरी की किस तारीख तिथि को ए का जन्मदिन आता है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। ए को याद है कि उसका जन्मदिन 19 जनवरी से पहले आता है, यानी 19 को नहीं 19 से पहले आता है। और ए की माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 17 जनवरी के बाद आता है, ठीक है। यानी 17 और 19 के बीच सिर्फ एक ही डेट है जो कि 18 है। 18 हमारा राइट आंसर है, इस लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। 36वें की बात कर लेते हैं। एक आपको निर्देश दिया गया है, एक आपको पाई चार्ट दिया गया है, और हमें इस चार्ट को का अध्ययन करना है और निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है? यहाँ जो डायग्राम दिया गया है उसे पढ़ने के लिए यहाँ पर ये कलर दिए गए हैं, जिससे हम पहचानेंगे कि ये किन चीजों को डिनोट करते हैं। देखिए सबसे हल्का जो ब्लू रंग है सोडियम का है, यानी ये 8% सोडियम को बता रहा है। पोटेशियम को ये 9% बता रहा है। आयरन को बता रहा है 25%। मैग्नीशियम, कैल्शियम इसी प्रकार 18 और 40 को बताता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता लगभग समान होती है, तो लगभग समान हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा है। तो 8 और 9 ये लगभग समान है, जो कि पोटेशियम और सोडियम को डिनोट करता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय संस्था का रैंक फ्रेमवर्क, यहाँ पर आप सबसे पहले NRIF 2020 की घोषणा की। NRIF का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसको रैंकिंग कौन देता है? तो देखिए रैंकिंग इसको देता है मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी हाल ही में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और इसका नाम पहले भी 1985 से पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, ठीक है। 1985 का इसे मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था, और अभी हाल ही में इसे पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब इसकी NRIF की रैंकिंग में जो पहला स्थान
हासिल किया है वो किया है IIT मद्रास ने, ये आप याद रखेंगे। इंजीनियरिंग और समग्र दोनों ही क्षेत्र में, ये देखिए समग्र और इंजीनियरिंग दोनों ही क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए 5, 12, 13 मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, ये पाइथागोरस प्रमेय वाले होते हैं, समकोण त्रिभुज के को डिनोट करते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें दो भुजाएं आपको ज्ञात होती हैं और पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजाएं निकालते हैं, जैसी कि यहाँ पर तीसरी भी दी गई है। और आपसे सिर्फ पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। जी, आप किसी को अगर हाइट और बेस पता है तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समकोण हो चाहे वो समकोण ना हो। जैसे एक नॉर्मल त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये है। अगर आपको ये भुजा दी हुई है ABC, तो हम इसे जो एरो फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, ज्ञात है, तो हम अगर मान लीजिए हाइट और सिर्फ ये बेस पता है तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा दूंगा, एरो फॉर्मूला और इससे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखिए 1/2। अब हाइट आप यहाँ पर हाइट 5 और 12 दोनों ही मान सकते हो, और एक हो गया बेस। देखिए लंब, कर्ण और आधार क्या होता है मैं ये आपको बता दूं। यहाँ पर जो समकोण होता है उसके सामने होता है कर्ण, और जो भी एंगल हमें दिया होता है ज्ञात करने, ये दिया है तो इसके सामने का होगा लंब और ये होगा आधार। ठीक है। और मान लीजिए अगर एंगल यहाँ दिया है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। 2 से ये हम 12 को काटेंगे तो ये बचेगा 6, 6 पंजे 30, 30 हमारा आंसर होगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ और, इसे देखिए ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे ये जो 5, 12, 13 है, इन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। ये हमें याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। देखिए ये कुछ ट्रिपलेट्स मैंने दे दी हुए हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61 और 12, 35, 37, ये ट्रिपलेट्स होती हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे चलिए हम 5, 12, 13 को देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, कर्ण हमें निकालना, मान लीजिए 5 और 12 हमारा लंब और आधार है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 12 का हो जाएगा 144, ये दोनों हो जाएंगे 169, जो कि 13 का वर्ग होता है। ठीक है। इसी प्रकार ये सारे दिए हुए हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? देखिए तन्यता और आघात वर्धनीयता ये दो चीज होते हैं। तन्यता और एक होता है आघात वर्तनीय। ठीक है, दो चीजें होती। तन्यता क्या होती है, जब भी हम किसी धातु को खींचकर खींचकर लंबे तार के रूप में बना सकते हैं तो उसे तन्यता कहते हैं। और जब भी हम किसी को पीटना होता है यानी आघात करना, पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे आघातवर्तनीयता कहते हैं। तो देखिए ये दोनों ही तन्यता और आघातवर्तनीयता ये चांदी और गोल्ड दोनों में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक तन्य धातु। तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। ठीक है, सोना होती है और उसके बाद चांदी।
तो ये सोना हमारा राइट आंसर होगा। हम इसकी थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। डिटेल देखिए वही है जो मैंने आपको बताया है, जो तन्यता होती है, यानी तन्यता मतलब आसानी से खींचकर तार के रूप में जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। और आघातवर्धनीयता क्या कहलाती है कि जिस पर दबाव या आघात पड़ने पर वो बिना टूटे अपने आकार बदलने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्यूमीनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है। देखिए एल्यूमीनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्यूमीनियम में उच्च ताप की चालकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। इसके एल्यूमीनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्यूमीनियम जो है हमारे भूपर्पटी में भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। धातु और एक क्वेश्चन आता है कि भूपर्वती में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर तत्व पूछता है तो तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, हमसे अगर धातु पूछेगा तो धातु है हमारी एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च तापीय चालकता पाई जाती है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की सुचालक होती है। और इसका गलनांक देख लीजिए, 660.3 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। उच्च तापमान होता है, इसलिए इसे हम खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख अयस्क है, और बॉक्साइट का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि बॉक्साइट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जो इसका विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का गुण होता है, इसके कारण क्या होता है, इसका उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किया जाता है। हवाई जहाज के पुर्जे, क्योंकि ये बहुत हल्की भी होती है इसलिए। ठीक है, और भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु ये हमने बता दिया। चलिए इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह था हमारे वीडियो का पार्ट 1, और जल्द ही पार्ट 2 भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओपन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो लोग हमसे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, वह हमारी वेबसाइट sarkaricircle.com पर जाकर या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर जाकर टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें, जहां 30+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।